नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के छुपे हुए बंकर्स के बारे में, जो रशिया के डिफेंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट का काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। पर उससे पहले चैनल का नाम है दी आइए सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, कहानी के थ्रू हम इस सारे के सारे बंकर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी के साथ ही शुरू करते हैं। साल था 2022 का, महीना था मार्च का, जब रशिया के दो एयरप्लेन्स ने कुछ अजीब करना शुरू किया। ये दोनों ही प्लेन्स रशिया स्पेशल फ्लाइट डिटैचमेंट के थे। रशिया स्पेशल फ्लाइट डिटैचमेंट जो है वो रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर आता है। जब रशिया कोई जंग नहीं लड़ रहा होता, जब पीस टाइम चल रहा होता है, तब ये जो स्पेशल प्लेन्स है ये कुछ एक शहरों के अंदर ही फ्लाई करते हैं। जैसे कि मॉस्को में ये जाते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में ये फ्लाई करते हैं, या सोची शहर के अंदर ये फ्लाई करते हैं। बट 2022 मार्च के महीने में इन स्पेशल प्लेन्स का जो रूट था, जो पैटर्न था, वो कुछ अलग हो गया था। और उसके एक महीने के बाद जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अपना फुल स्केल इन्वेजन किया, तब रशिया की इसी एजेंसी के यही स्पेशल प्लेन्स जो थे वो रशिया के कुछ दूसरे शहरों के अंदर आना जाना शुरू करते हैं, जिनमें से एक शहर था याकनतेरीबर्ग, एक शहर था उफा। इन शहरों के अंदर बार बार फ्लाइट्स जो थी वो पहुंचनी शुरू होती हैं, रशिया की स्पेशल फ्लाइट्स जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कंट्रोल करते हैं। ये प्लेन्स बार बार यहां पर लैंड होना शुरू कर देते हैं। ये प्लेन्स यूक्रेन की इन्वेजन के बिल्कुल शुरू होने के टाइम इन अलग अलग शहरों के अंदर जो रशिया के ईस्ट में मौजूद है, यहां पर क्यों गए, इस तरफ इनको क्यों भेजा गया, ये बहुत ही ज्यादा अजीब था, क्योंकि वैसे ये प्लेन्स यहां पर फ्लाई नहीं करते हैं। ये वही टाइम था जब रशिया को यह समझ आ गया था कि यूक्रेन का जो इन्वेजन वो प्लान कर रहे हैं वो एक हफ्ते के अंदर खत्म होने वाला नहीं है, एक महीना, 2 महीना या सालों भी इसको लग सकते हैं। सब कुछ बदल गया था। शायद ये फ्लाइट्स एक नए ड्रिल का हिस्सा थे, या फिर एक लंबी जंग की प्रिपरेशन के लिए इनको भेजा गया था, या फिर शायद कुछ पॉलिटिशियंस का कोई अनडिस्क्लोज बिजनेस था यहां पर। लेकिन चीज और ज्यादा अजीब तब लगी जब इन लोकेशंस के ऊपर ध्यान गया। ये दोनों सिटीज, जिसका नाम है उफा एंड याकनतेरीबर्ग, ये जो दो सिटीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रशिया के अंदर यहां पर यूराल माउंटेन्स हैं, उन यूराल माउंटेन्स के सदर्न हिस्से के अंदर ये सबसे ज्यादा मौजूद है। और इनके पास एक और लोकेशन है जिसका नाम है यमांताऊ माउंटेन। ये जो यमांतू माउंटेन जो है ये सदर्न यूराल्स के सबसे ऊंचे माउंटेन्स में से एक है। और कहा जाता है कि यहां एक ऐसा बंकर है जो एक पूरे शहर जितना बड़ा है, और जो रशिया के पॉलिटिकल एलीट के लिए बनाया गया है। जब कोल्ड वॉर चल रही थी तब सोवियत यूनियन ने हजारों वर्कर्स को कमांड किया अंडरग्राउंड बंकर्स बनाने के लिए। और एक अमेरिका के न्यूक्लियर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के हिसाब से उनका कहना है कि उन्होंने कुछ डायग्राम्स और नोट्स भी इसके रिगार्डिंग पेश किए हैं, जो कि ये दिखाता है कि जो यमांताऊ नाम का ये माउंटेन जो है ये एक कमांड सेंटर के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था। ये माउंटेन जो है वो पत्थर और क्वार्ट्ज से बना हुआ है। माउंटेन समिट जो है वो लगभग 900 मीटर ऊपर है और 900 मीटर ही नीचे है। और ये पूरा का पूरा मिलिट्री बेस जो है, कहा जाता है कि इस माउंटेन के अंदर नीचे पूरी तरीके से इसको डिस्क्लोज करके बनाया गया है। ये एक मिलिट्री बेस है जो रशिया के टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप के रीसेटलमेंट के लिए बनाया गया है। हालांकि हमें ये एग्जैक्ट नहीं पता कि ये बंकर कैसा दिखता है, लेकिन हम जानते हैं कि अमेरिका के बंकर या दूसरी कंट्रीज के बंकर्स कैसे दिखते हैं। तो हम इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और जान सकते हैं इस बंकर के बारे में। हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये कमांड सेंटर होगा, यहां पर फ्यूल स्टोरेज होगा, वाटर स्टोरेज होगा, और कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए यहां पर कमरे भी बनाए गए होंगे। लेकिन ये जो यमांताऊ माउंटेन है, ये रशिया एंड दुनिया का सबसे बड़ा बंकर जो है ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये माउंटेन लार्जली क्वार्ट्ज से बना है, जिसके चलते कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, क्योंकि क्वार्ट्ज रेडियो सिग्नल के अंदर इंटरफेयर करता है। अगर ये मैसिव अंडरग्राउंड बंकर रशिया के पॉलिटिकल एलीट्स और उनके फोर्सेस के बीच अच्छी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं करता, तो फिर इसका काम ही क्या, फिर इसका यूज ही क्या, फिर इसको बनाया ही क्यों गया। कोल्ड वॉर के बाद यमांतू को अबंडन माना गया था। वो टाइम खत्म हो गया था जब कम्युनिस्ट सरकार के पास बजट जो था वो इनफिनाइट हुआ करता था, क्योंकि 22 देशों का बजट एक कम्युनिस्ट सरकार के पास था। वो जितना चाहे वहां पर उतना खर्चा कर सकते थे। पर कोल्ड वॉर के बाद ये सब कुछ अलग हो गया, क्योंकि सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, बजट कम हो गया। लेकिन उसी दौरान यमांतू को भी अबंडन कर दिया गया। लेकिन फिर भी यमांतू स्पेशल है, क्योंकि 1990 के दशक के बाद कुछ यूएस की स्पाई सैटेलाइट्स ने यहां से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पिक करना शुरू किया, जो ये इंडिकेट करते थे कि रशिया यहां पर वापस काम करना शुरू कर चुका है। और अब 30 साल बाद कुछ लोग कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन वापस से स्पीड पकड़ रहा है। यमांतू के पास एक ऐसा टाउन है जिसका नाम है मेजिगोरे। मेजिगोरे जो है वो मिलिट्री कैंप्स को मर्ज करके बनाया गया था। मेजिगोरे मिलिट्री रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां पर रशिया के आम नागरिकों को भी एंट्री नहीं है। अप्रैल 2021 के एंड में मेजिगोरे के लोकल्स बहुत ही जल्दी सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि एक
एक के बाद एक बहुत सारे व्हीकल्स ने वहां पर पहुंचना शुरू कर दिया और एक न्यूज़पेपर ने वहां पर रिपोर्ट किया कि एक के बाद एक कन्वॉय जिसके अंदर कम से कम 19 कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स थे और बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स वहां पर पहुंचते हैं। सबकी नंबर प्लेट जो थी वो मॉस्को की लाइसेंस प्लेट से रजिस्टर्ड थी और वो सभी के सभी यमंतु माउंटेन के पास मौजूद उस मेजिगोर शहर के अंदर पहुंचना शुरू कर देते हैं। फिर लोकल मेयर जो थे वहां के, उन्होंने भी एक न्यूज़पेपर को बताया कि ये व्हीकल्स US-30 के एसेट बेस को एक्सपेंड करने के लिए बनाए जा रहे हैं। US-30 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है रशिया की, अमेरिका वाली नहीं है, रशिया वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने का काम करती है। उसी के कॉन्वॉय व्हीकल्स यहां पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। US-30 को स्पेसिफिकली हैवी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जिनमें लार्ज स्केल अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्सेस के कंस्ट्रक्शन जो है वो शामिल है। उन्होंने एक्सपेंशन के पर्पस पर कमेंट नहीं किया क्योंकि US-30 के प्रोजेक्ट डायरेक्टली मिलिट्री ऑफ डिफेंस के अंडर होते हैं। और अप्रैल 2021 में मिलिट्री कॉन्वॉयज मेजिगोर में देखे गए और उसी महीने रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर के पास हजारों लोगों को भी मोबिलाइज करना शुरू कर दिया था। और उसके कुछ महीने बाद प्रेसिडेंशियल फ्लीट के पार्ट्स ऐसे सिटीज में उड़े जो उस एरिया के आसपास है। सीमिंगली बिना किसी कारण के यहां पर रशिया के मिलिट्री का प्रेजेंस लगातार बढ़ना शुरू हो गया और अर्ली 2021 में वही नेवेनली जो पुतिन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। और जैसा कि आप सोच रहे हो, अब वो जिंदा भी नहीं है क्योंकि पहले ही लाइन में पुतिन जो है वो अपने दुश्मनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं और पुतिन अपने दुश्मनों को जिंदा रखने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। ये जो नेवेनली थे, उन्होंने 2021 के अंदर कई सारी पब्लिकेशंस को इशू करना शुरू कर दिया था, कई सारे अखबारों के अंदर लेख लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था, इन्वेस्टिगेशन करनी इन्होंने शुरू कर दी थी सारे सिनेरियो के बारे में, सारे केस के बारे में। तो फिर से रिपीट करता हूं, अर्ली 2021 में नेवेनली ने एक इन्वेस्टिगेशन पब्लिश किया जो ब्लैक सी के आसपास बनाए जा रहे एक पैलेस के बारे में था। यह पैलेस रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के पैलेस के नाम से मशहूर है। यह पब्लिक मनी से बनाया जा रहा था, एक हिडन मेगा फैसिलिटी के रूप में इसको बनाया जा रहा था और यह पुतिन के प्राइवेट यूज के लिए बनाया गया है। नेवेनली ने डायग्राम्स भी रिलीज किए। डायग्राम्स दिखाते हैं कि यह बिल्डिंग ऊपर जितनी इंप्रेसिव है उतनी ही नीचे भी इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। पुतिन के पैलेस के नीचे टनल्स और एक मैसिव एलिवेटर बनाया गया है। यह वेंटिलेशन और सीवेज सिस्टम से भी इक्विप्ड है और फ्रेश वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के लिए जरूरी फैसिलिटीज भी यहां पर मौजूद है। और लीक्ड क्रॉस सेक्शन डायग्राम्स इसके बारे में यह दिखाते हैं कि यहां पर जो एलिवेटर्स बनाए गए हैं वो मल्टीपल वेंटिलेशन शाफ्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो ये हिंट देते हैं कि ये नॉर्मल एलिवेटर नहीं है। ये हो सकता है ये किसी प्रकार का बैकअप हो, यानी कि अटैक के दौरान अगर प्रेसिडेंट यहां पर मौजूद है तो उनके बैकअप के रूप में ये पैलेस काम कर सके। ये टनल्स एक मॉडर्न न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी विथस्टैंड कर सकते हैं, पर यह अभी तक क्लियर नहीं है क्योंकि इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो पुतिन या रशियन फेडरेशन जो है वो कभी भी जारी नहीं करती है। लेकिन यहां पर जो दीवारें बनाई गई हैं वो लगभग 4-4 फीट चौड़ी दीवारें हैं जो कंक्रीट से बनाई गई हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये भी US-30 ने ही कंस्ट्रक्ट किया था, जिसके बहुत सारे कॉन्वॉय व्हीकल्स जो थे वो मोज़ेगीर के आसपास, युमांतु के आसपास देखे गए थे। वही ऑर्गेनाइजेशन जो युमांतु से कनेक्टेड है। US-30 डायरेक्टली MDSP के अंडर आता है, यानी कि मेन डायरेक्टरेट ऑफ स्पेशल प्रोग्राम, जो रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट के लिए काम करती है। ये एक ऐसी स्टेट बॉडी है जो हार्ड एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम करती है और इससे पुतिन के सबसे ट्रस्टेड लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो लीड करते हैं। उनमें से एक का नाम है अलेक्जेंडर लिनेट्स, जिनको रशिया के प्रेसिडेंट ने बहुत बड़े बड़े इनाम भी दिए और बड़े बड़े अपार्टमेंट्स के अंदर उनको रहने का मौका भी दिया है। क्रेमलिन जो है वो लिनेट्स, जो कि US-30 के चेयरमैन है और साथ में रशिया के प्रेसिडेंट के जितने भी पैलेसेस हैं उनको बनाने का काम करते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो गए। वही व्यक्ति इस पैलेस से भी जुड़े हुए हैं, वही व्यक्ति युमांतु से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि रशिया के अंदर बहुत से सीक्रेट बंकर्स जो है वो अभी भी बनाए जा रहे हैं, अभी भी ऑपरेशनल है। इसके साथ साथ एक और इलाका है जहां पर उम्मीद है कि रशिया के छुपे हुए बंकर्स हो सकते हैं, जिसका नाम है मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी के आसपास एक अंडर डेवलप्ड लैंड का एक बहुत ही बड़ा पीस है। यह थोड़ा अजीब लगता है, यह एक इतना प्राइम रियल एस्टेट है पर उसको खाली छोड़ा जा चुका है और मॉस्को की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में ही लोकेटेड है। लेकिन 2017 में प्रेसिडेंट के डायरेक्ट ऑर्डर्स के बाद इस लैंड का पार्शियल डेवलपमेंट जो था वो होना शुरू हो गया था। और फिर कहानी आती है यहां पर कैटरीना थिखोनोवा की। कैटरीना थिखोनोवा ये इंडिया वाली कैटरीना नहीं है, वैसे तो ये एक प्रोफेशनल डांसर है और जिनके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स में मास्टर डिग्री भी है। कैटरीना इस लैंड की डेवलपमेंट से कनेक्टेड है और वैसे कैटरीना पुतिन की बेटी भी है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जाता है। ये लैंड अब पुतिन की फैमिली के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर डेवलप हो रहा है। देखो, ये लैंड जो पुतिन की बेटी की फाउंडेशन के लिए डेवलप हो रहा है, ये आम पीस ऑफ लैंड तो है नहीं। ऐसा माना जाता है कि एक एनॉर्मस लीडरशिप के ऊपर बंकर बनाने का दबाव है जो 200 से 300 मीटर गहरा हो सकता है और 10,000 लोगों को अकोमोडेट करने की ये कैपेसिटी रखता है।
बिल्कुल यमंतु की तरह सोवियत मॉस्को में भी वास्ट अंडरग्राउंड बंकर सिस्टम कंस्ट्रक्ट करने में एक्सेप्शनली क्रिएटिव थे। इस पूरे के पूरे मॉस्को शहर का जो करंट मेट्रो सिस्टम है एक्चुअली सिविलियन यूज के लिए बंकर में कन्वर्ट भी किया जा सकता है और मॉस्को की जो पॉपुलेशन को कुछ दिन के लिए शेल्टर देने का काम भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मॉस्को के मेट्रो स्टेशन में जाते हो, थोड़ा नीचे जाते हो, आसपास घूमते हो, तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि एक इसको कभी बंकर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता रहा होगा जब विश्व युद्ध चल रहा होगा, जब कोल्ड वॉर चल रहा होगा। लेकिन अगर आप इस मेट्रो स्टेशन के अंदर घूमते घूमते बोर हो जाओ तो वहां पर आप कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज के आसपास भी जा सकते हो, या अंदर तो नहीं जा सकते हो, बाहर की तरफ आप उसको देख सकते हो जहां पर आपको क्लियरली ये दिखाई देगा कि ये कभी ना कभी बंकर हुआ करता होगा। शुरुआत में जो यूएसएसआर मिलिट्री ऑफ कम्युनिकेशन थी ये इन सभी मेट्रो स्टेशन के साथ कनेक्टेड थी और एक मैसिव रिस्ट्रिक्टेड बंकर जो था वो यूएसएसआर की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के कंट्रोल में आता था। ये सपोज है कि एक्सटर्नल बिल्डिंग के थ्रू ये भी एक्सेसिबल हो, यानी कि सिर्फ अंदर से ही नहीं, मेट्रो स्टेशन के साथ ही नहीं, किसी और बिल्डिंग के साथ भी ये सभी के सभी बंकर जो है वो एक्सेसिबल हो और एक रेजिलिएंट कमांड पोस्ट के रूप में इनको इस्तेमाल किया जाता हो। ये बंकर किसी ऑर्डिनरी सिविलियन के लिए नहीं बनाए गए थे बल्कि रशिया के मिलिट्री और पॉलिटिकल क्लासेस के लिए इसको बनाया गया था। अब ये बंकर्स पुराने हो गए हैं और अब यूज करने के लायक नहीं बचे हैं और इस तरह के कंस्ट्रक्शन एक्चुअली अनकॉमन नहीं होते थे कोल्ड वॉर के दौरान रशिया के अंदर। फॉर एग्जांपल, रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेन अफेयर्स थी उनके पास भी अपना एक खुद का बंकर था और वो डी क्लासिफाइड इमेजेस भी मौजूद हैं आज की डेट में जो बड़े बड़े डिजाइन और स्कीमेटिक्स दिखाते हैं कि कैसे ये बंकर्स काम करते होंगे। मॉस्को में कुछ ऐसे अंडरग्राउंड बंकर सिस्टम अभी भी हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल हैं। इसके साथ ही 17 नवंबर 2015 को एक और बड़ी घटना मॉस्को के अंदर होती है। कुछ लोग जो है आसपास के इलाकों में मॉस्को में खुदाई कर रहे थे जिनको रशिया की सीक्रेट एजेंसीज के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो लोग इस मेट्रो स्टेशन से जो बंकर को कनेक्टेड टनल्स हैं उनको खोदने की वो कोशिश कर रहे थे और वही इलाका मॉस्को यूनिवर्सिटी के आसपास भी पड़ता है। उनको खोदने की परमिशन नहीं दी गई और उनको सीक्रेट एजेंसीज के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट पुलिस भी कर सकती थी बट सीक्रेट एजेंसी ने अरेस्ट किया, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ छुपा हुआ इनके अंदर अभी भी मौजूद है। वही जमीन जो अभी डेवलप हो रही है उसी के ऊपर खुदाई चल रही थी। कुछ टनल्स वहां पर पाई भी गई, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक लंबी ये टनल थी, 25-25 मीटर उनकी ऊंचाई थी। हालांकि काफी टनल्स अब अबंडन हो चुकी हैं, पुरानी हो गई हैं और ये सब बातें तब सामने आई जब रशिया ने धीरे धीरे करके यूक्रेन के ऊपर अपने इन्वेजन को और आगे बढ़ाना शुरू किया। अब एट द एंड हम अभी भी नहीं जानते कि ये बंकर्स कैसे दिखते हैं, कैसे ये काम करते हैं, कहां कहां पर ये मौजूद हैं। सभी अंडरग्राउंड है, जमीन के ऊपर भी मौजूद हैं। बट हां, ये जरूर है कि रशिया के पास, पुतिन के पास ऐसे बहुत सारे बंकर्स अलग अलग इलाकों के अंदर बने हुए हैं जिसके चलते वो अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। पर ऑनेस्टली हमारे पास कोई क्लू नहीं है। पुतिन एक ऐसे आदमी है जो रहस्यमयी किस्म के आदमी है और उनके देश के बंकर्स भी वैसे ही हैं, बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी। मिसाल के लिए एक और बंकर की अगर हम बात करें तो रशिया के पास अल्ताई माउंटेन नाम की एक जगह है। वैसे तो कई सारे देशों के बीच में ये शेयर की जाती है अल्ताई माउंटेन। ये अल्ताई माउंटेन में भी रशिया का एक बहुत बड़ा ऑयल फील्ड लोकेटेड है और रशिया की स्टेट ऑपरेटेड कंपनी गैसप्रोम जो है वो यहां पर ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का काम भी करती है। और यहां पर अल्ताई माउंटेन्स के आसपास भी एक ऐसा कंपाउंड है जो पब्लिक से बिल्कुल अलग है। गैसप्रोम जो उनकी स्टेट ऑयल कंपनी है ये इसे हाई प्रोफाइल रिट्रीट के रूप में बनाने की कोशिश कर रही है और ये पुतिन ने पास्ट कुछ सालों के अंदर विजिट करने का भी काम किया यहां पर। अगर आप मैप में इसको देखें तो ये बिल्डिंग कुछ खास नहीं लगती, एक सॉलिड घर जो बड़े रिवर के आसपास इसको बनाया गया है, काफी सेक्लूडेड ये एरिया है, बस कुछ एडिशनल बिल्डिंग इसके आसपास मौजूद है। लेकिन जो अल्ताई को यूनिक बनाता है वो ये है कि यहां पर एक ट्रांसफॉर्मर स्टेशन भी मौजूद है। ये वो स्टेशन है जो सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स को पावर दे सकता है। ये वो स्टेशन है जो आप यूज करते हैं एक छोटे से शहर को पावर देने के लिए। और रशिया के एक प्रोफेसर ने काफी बड़े दावे भी किए थे कि प्रेसिडेंट के कुछ परिवार के लोग जो हैं वो अल्ताई माउंटेन में छुपे हुए हैं। वहां पर जो बंकर सरकार ने बनाया हुआ है जो कि एक बहुत ही एडवांस बंकर है, वहां पर पब्लिक से छुपाकर अपनी फैमिली को पुतिन ने रखने का काम किया है। यानी कि पब्लिक से छुपा हुआ, नो स्मोक विदाउट फायर। लेकिन बंकर्स बनाने में मुश्किल होती है और उन्हें छुपाना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। ये शायद ज्यादा मुश्किल हो, बंकर बनाने से बंकर को छुपाना ज्यादा मुश्किल हो। पुतिन पूरा अंडरग्राउंड शहर बनाए या रशिया पूरा अंडरग्राउंड बंकर बना ले और उसके बारे में दुनिया को पता ना चले, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप बंकर बनाओगे तो मिट्टी को जमीन से आपको निकालना पड़ेगा, उस मिट्टी को कहीं ना कहीं आपको लेकर जाना पड़ेगा, कहीं डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन सच कहना,
चाहे अल्ताई हो, यमांतू हो, या उनका पर्सनल पैलेस हो, या मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के आसपास का इलाका हो। हम बस ये नहीं जानते कि बंकर्स का एक्सटेंट क्या है और वो सच में कितने इंटरेस्टिंग है। बड़ी सोच रखना आसान होता है, जैसे एक एडवांस अंडरग्राउंड शहर जो किसी के दिखने से अलग शहर सड़क के नीचे या बंकर के अंदर बसा हुआ हो, किसी पॉलिटिकल एपरेटस को सपोर्ट करने के लिए उसको बनाया गया हो। हम सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, बट एक्चुअल में वो कंक्रीट के कमरे हैं या नहीं है, बंकर है या सिर्फ शेल्टर होम है, या सिर्फ वो अंडरग्राउंड स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी है, ये बहुत ही छुपी हुई बातें हैं जिसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता लगा पाना कभी भी किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। जैसे रशियन स्टेट भी एक रहस्यमयी तरीके से काम करते हैं, ये बंकर्स भी रियलिटी से शायद थोड़ा अलग हो। सच क्या है, सच झूठ क्या है, इसके बारे में तो हम पूरी तरीके से पता नहीं लगा पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे रशिया के बंकर्स के बारे में एक छोटी सी कहानी, छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।